हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 10। इससे पहले के 9th चैप्टर तक सभी चैप्टर के जो वीडियोस हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक का लास्ट पार्ट है। हमारे पास लास्ट वीडियो है जिसमें हम चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। क्लास 6 का जो ये 10th चैप्टर है इसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। देखते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया गया है। तो पहला पॉइंट दिया गया है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पर। हमने पीछे जो है काले पॉलिश किए बर्तनों के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने देखा कि पीछे के चैप्टरों में हमने देखा था कि कुछ चित्रित धूसर मृद भांड वगैरह हमको मिले थे। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर कटोरियाँ, थालियाँ और इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, पहले तो ये पैराग्राफ आपको समझ लेना है कि अलग अलग जगह पर पुरातत्वविदों को जो है अलग अलग पुरास्थलों से बर्तन वगैरह प्राप्त हुए हैं। ये बर्तन कैसे प्राप्त हुए हैं, तो ऐसा माना गया है कि इन स्थानों पर जो है इन बर्तनों को बनाने के जो कारखाने वगैरह हैं वो रहे होंगे। इन स्थानों पर ये बर्तन बनाए जाते रहे होंगे भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में। यहाँ दिया गया है कि दक्षिण भारत में जो मसाले, खासतौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो प्रसिद्ध था। और काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि उसे काला सोना के नाम से जाना जाता था, काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो काली मिर्च मसाले का उत्पादन दक्षिण भारत में ज़्यादा होता है। जैसा आप जानते हैं कि केरल को मसालों का राज्य कहते हैं और रोमन साम्राज्य में इनकी मांग भी बहुत ज़्यादा थी। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत के अनेक स्थानों से रोमन सोने के सिक्के मिले हैं भाई, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ अच्छा व्यापार होता था। तो दक्षिण भारत का रोम के साथ व्यापार का प्रमाण जो है वो रोम के सिक्के जो दक्षिण भारत से मिले उनसे भी जो है यहाँ पर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो व्यापार से जुड़ी एक कविता यहाँ दी गई है। पीछे हमने संगम साहित्य की बात की थी, तो उसी संगम साहित्य की एक कविता दी गई है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज़ तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों की चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। इस कविता में बहुत सारी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनका व्यापार होता था। तो इससे जो है व्यापार के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। जो व्यापारी थे वो समुद्री मार्गों से नावों के जरिए भारत में व्यापार करने के लिए आते थे और वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जो है पार करते थे। नाविक अपनी नाव को उस समय चलाना पसंद करते थे जब उनको दक्षिण पश्चिमी मानसून का फ़ायदा मिलता था। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का भी निर्माण किया जाता था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये व्यापार से संबंधित एक छोटा सा पॉइंट इसमें दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया गया है समुद्र तटों से लगे राज्य। तो इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। जैसा आप लोग जानते हैं तटीय प्रदेश हमारा जो है वो दक्षिण भारत का पूरा ये हिस्सा तटीय प्रदेश कहलाता है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। कावेरी का मैदान एक उपजाऊ मैदान है जो दक्षिण की एक प्रमुख नदी है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। भाई ये शब्द जो हमको मिल रहे हैं ना, कुछ शब्द मैंने पीछे बताए थे आपको संगम साहित्य के, कुछ शब्द ये हैं तो ये आपको नोट करते हुए चलना है। मुवेनदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया।
इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। और ये 3 शासक परिवार कौन कौन से थे? तो चोल, चेर और पांड्य। आप एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे कि संगम साहित्य में मूवेंदार शब्द की चर्चा मिलती है और ये 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। और ये 3 शासक परिवार कौन कौन से थे? तो चोल थे, चेर थे, पांड्य थे। दक्षिण भारत में ये 3 प्रमुख वंश हुए, चोर, चेल और पांड्या वंश। और इन पांड्या वंश के मुखियाओं के लिए, इन तीनों के मुखियाओं के लिए मूवेंदार शब्द का प्रयोग संगम साहित्य में देखने को मिलता है। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली वंश जो है ये माने जाते हैं। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2-2 सत्ता के केंद्र थे। तो भाई 2 सत्ता के केंद्र चोर के, 2 चेल के, 2 पांड्य के, और इस तरीके से उनके कुल 6 केंद्र थे। इसके अलावा ये जो उनके 2-2 केंद्र थे, तो एक केंद्र उनका समुद्र के तट पर होता था और दूसरा अंदरूनी भाग में होता था। इन 6 केंद्रों में से भी 2 स्थान बहुत प्रमुख हैं। एक तो चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम। चोल राजाओं के समय का पतन या बंदरगाह पुहार या कावेरीपट्टनम बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये 2 स्थान जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 2 महत्वपूर्ण जो है सत्ता केंद्र माने जाते हैं, कावेरीपट्टनम और मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये जो वंश के लोग थे वो नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूलते थे। इसको ये अपने रिश्तेदारों में, कवियों में, सिपाहियों में बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं में उन मुखियाओं की प्रशंसा की गई है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, हाथी या रथ, घोड़े वगैरह सुंदर कपड़े लाकर दिया करते थे। लगभग जो है 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। एक राजवंश भारत के इतिहास में प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा हुआ गौतमीपुत्र सतकर्णी। आप इसे जीपीएस से याद रख सकते हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी का मतलब है कि इसकी माता का नाम गौतमी था और इसका नाम सतकर्णी था, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के नाम से इसको जानते हैं। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी जो है गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। तो माता का नाम हमें बलश्री के अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो सातवाहन राजाओं को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए नाम प्रचलित था और श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया रेशम मार्ग की कहानी, ये आपको समझ लेना है। कीमती चमकीले रंग के, मतलब जो रेशम का कपड़ा होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम कपड़ा होता है। उस दौर में काफ़ी कीमती कपड़ा माना जाता था और रेशम को एक शाही पोशाक माना जाता था। तो रेशमी जो कपड़ा है उसको तैयार करने की जो तकनीक होती है वो बड़ी जटिल तकनीक होती है। रेशमी कपड़े को तैयार करने की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी लगभग 7000 साल पहले, और इस तकनीक को उन्होंने दुनिया से छुपाए रखा। चीन के लोग जो है पैदल, घोड़ों या ऊँटों से इन कपड़ों को दूर दूर ले जाते थे। धीरे धीरे जो है, अब जब चीन में ही ये कपड़े बनते थे तो वही लोग इसका व्यापार करेंगे, और चीन को ही सबसे पहले रेशम के कीटों से, रेशम के जो कीड़े थे उनसे सूत निकाल करके कपड़ा बनाने की तकनीक पता थी। उन्होंने कपड़ा बनाया और कपड़ा बना करके पूरी दुनिया में ले गए। जिस रास्ते से वो रेशम के कपड़ों को पूरी दुनिया में ले गए उसे सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहा जाता है। ये नाम याद रखना आप, इसको हम लोग सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, जहाँ से चीन के लोग रेशम का व्यापार करने के लिए जाते थे। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे, और धीरे धीरे देखेंगे हम तो पूरे पश्चिम में जो है ये जो रेशम के कपड़ों का महत्व है वो बढ़ा, और धीरे धीरे जो है ये रेशम के कपड़े काफ़ी ज़्यादा फैशन में आ गए। और उस समय जो एलीट क्लास होता था, उस समय जो समाज का एक उच्च तबका होता था, जो आर्थिक रूप से सक्षम होता था, वही रेशम के कपड़ों को पहन पाता था क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता था। इसके अलावा यहाँ जहाँ जहाँ से ये रेशम मार्ग गुजरता था, तो इस रेशम मार्ग पर राजा जो है वो अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि जिस राजा का अधिकार रेशम मार्ग पर होगा
वो यहाँ से गुजरने वाले व्यापारियों से टैक्स लेगा, कर लेगा, और उसे यहाँ पर अच्छी मात्रा में कर भार मिलेगा। तो इसलिए ये देखा गया कि इन मार्गों से गुजरने वाले लोगों से कर लेने के लिए प्रत्येक राजा चाहता था कि वो सिल्क रूट पर अधिकार कर ले। हालांकि सिल्क रूट पर अधिकार करने में सबसे पहले सफलता कुषाण शासकों को हासिल हुई। कुषाणों में भी राजा था कनिष्क, जिसको जो है सिल्क रूट पर अधिकार प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पर हम इस सिल्क रूट की बात करेंगे तो कुषाण शासकों को जो है सिल्क रूट पर अधिकार प्राप्त हुआ, और करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत में कुषाण शासकों का शासन था। कुषाणों के दो प्रमुख केंद्र थे, एक पेशावर और एक मथुरा। ये तक्षशिला जो था ये भी इनके राज्य का ही हिस्सा था। तक्षशिला आपको पता है पश्चिम में अफगानिस्तान के पास का जो क्षेत्र है वहाँ ये राज्य था। इसके अलावा इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक भी कुषाण थे। ध्यान रखना है आपको कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के भी कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। जो सिल्क रूट पर यात्रा करते थे व्यापारी, वो इन सोने के सिक्कों का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि सिल्क रूट पर अधिकार कुषाणों का ही था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बौद्ध धर्म का प्रसार। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। इसने करीब 1900 साल पहले शासन किया, और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था भाई, ये ध्यान रखना है, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी जो है वो बुद्ध चरित्र के नाम से जानी जाती है, और बुद्ध चरित्र को लिखने वाले व्यक्ति हुए हैं अश्वघोष भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अश्वघोष नाम के विद्वान हुए हैं ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, और अश्वघोष ने कौन सी रचना लिखी है, तो बुद्ध चरित्र लिखी है। इस पर ध्यान देंगे। अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इसके अलावा हमको यहाँ पर इस समय बौद्ध धर्म में एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसी दौरान कुषाणों के दौरान शासनकाल में महायान धारा का विकास हुआ। बौद्ध धर्म की दो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, एक है हीनयान, दूसरी है महायान। महायान का विकास जो है वो कुषाण शासकों के समय हुआ था। पहले मूर्तियों में बुद्ध की अब महायान शाखा की दो विशेषताएं थी भाई। महायान शाखा में जो मूर्तियां बनाई जाती थी, जैसे इसमें जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो सीधे बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी यहाँ पर भाई। यहाँ पर सांकेतिक मूर्ति बनाई जाती थी। सांकेतिक से मेरा मतलब है कि कुषाणों के काल में ऐसी मूर्तियां बनाई गई जो बुद्ध के जीवन को एक प्रकार के संकेत से प्रदर्शित करती थी। जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि बुद्ध की निर्वाण की प्राप्ति, यानी बुद्ध का जो जीवन त्याग देने का समय है उसको पीपल के पेड़ की मूर्ति से दर्शाया गया। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति से है। बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति है उस ज्ञान की प्राप्ति को बुद्ध की मूर्ति बना करके नहीं दर्शाया गया है, बल्कि बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति से दर्शाया जाता था। अब आप यहाँ पर जैसे इस चित्र में देखोगे तो यहाँ पीपल का पेड़ बनाया गया है और नीचे एक खाली आसन छोड़ा गया है। ये पीपल का पेड़ जो है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का संकेत देता है। तो इस प्रकार बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, बल्कि संकेतों की मूर्ति बनाई जाती थी, और बुद्ध के निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की जो है मूर्ति से ये दर्शाया गया है। अब बुद्ध की प्रतिमा जो है वो धीरे धीरे बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाती थी, और इस दौरान धीरे धीरे जो है बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी। कुछ प्रतिमाएं मथुरा में बनती थी और कुछ जो है तक्षशिला में बनती थी। दूसरा परिवर्तन महायान शाखा के दौरान बोधिसत्व में आस्था को लेकर के आया। अब ये जो बोधिसत्व है ना, बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व उनको कहते थे जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो लोग एकांतवास, ध्यान और साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन लोगों ने लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व काफ़ी
बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन के बाद कोरिया, जापान तक फैल गई। तो बोधिसत्व का मतलब क्या है? ऐसे लोग जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे एकांत साधना में बैठा करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो बोधिसत्व है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया और धीरे धीरे लोकप्रिय होने के साथ साथ पूरे मध्य एशिया में, चीन में, कोरिया में, जापान में फैल गया। कैसे? क्योंकि बोधिसत्व का जहाँ मतलब था एकांत में बैठकर ध्यान करना, वहीं धीरे धीरे अब बोधिसत्व का मतलब हो गया कि संसारिक परिवेश में रहकर लोगों को ज्ञान देना, लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना। तो इस प्रकार से बोधिसत्व में कुछ परिवर्तन इस समय देखने को मिले। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। जैसे हमने पीछे जो है एक गुफा के बारे में बात किया था, महाराष्ट्र के पास में मैंने बताया था कार्ले नामक स्थान पर जो गुफा है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इन गुफाओं इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों और कृषकों के द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरा करती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। तो यहाँ जो है ज़्यादातर जो दर्रों के पास है वो बनाई गई थी ये गुफाएं, और व्यापारी वर्ग जो था वो इन गुफाओं वाले मठों में जो है वो विश्राम करता था अपनी यात्रा के दौरान। यहाँ पर हमारे पास कुछ चित्र वगैरह दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर जो है बुद्ध की मथुरा में बनी प्रतिमा दिखाई गई है और दूसरी ओर बुद्ध की तक्षशिला में बनाई गई प्रतिमा दिखाई गई है। तो ये प्रतिमा बुद्ध की मथुरा में बनाई गई थी, जबकि ये प्रतिमा बुद्ध की तक्षशिला में बनाई गई थी। उस दौरान आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी धीरे धीरे फैल गया था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से इन क्षेत्रों में, अब ये जो है ना आपको ध्यान रखना है पॉइंट वाइज। थेरवाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थेरवाद जो था ये बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था और इन क्षेत्रों में कहीं कहीं अत्यधिक प्रचलित था। तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था थेरवाद। ठीक है, थेरवाद से भी हमारे पास क्वेश्चन आता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तीर्थयात्री किसे कहते हैं? जो पवित्र स्थानों की यात्रा पर जाते हैं। यहाँ कार्ले की गुफा दी गई है महाराष्ट्र में, जिसका हम अभी बात कर रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में है, ये पूछा जा सकता है। व्यापारी काफिलों में जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। जो व्यापारी जो है अलग अलग जगह जाते थे तो तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फासियन। फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है भाई। वो चीन से भारत आया था और करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेन तसांग, जिसको हम वेनसांग भी कहते हैं, ये 1400 साल पहले भारत आया था और करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। कौन आया था? इत्सिंग। सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो बौद्ध धर्म जो है वो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हुआ और ये सभी लोग जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ी चीज़ों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में भी लिखा और उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो ये सभी वर्णन जो है हमको चीनी यात्रियों से देखने को मिलता है। जैसे फासियन चीन वापस कैसे लौटा, तो उसको बड़ी दिक्कत हुई भाई चीन वापस लौटने में भारत से। फासियन भारत तो आ गया था, लेकिन जब वो बंगाल से व्यापारियों के साथ जहाज़ में चीन जाने के लिए वापस चढ़ा तो उसका जो जहाज़ है वो 2 दिन बाद ही तूफान में फंस गया। तो व्यापारियों ने जो है जहाज़ को तूफान से बचाने के लिए फटाफट अपनी वस्तुओं को समुद्र में फेंका। फासियन ने भी अपने सामान को समुद्र में फेंका, लेकिन वो उन पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंक पाया जो वो अपने साथ भारत से संकलित करके ले गया था। तो उसको उसने बचा करके रखा। तो फासियन ने समुद्र के बारे में भी लिखा भाई, समुद्र असीम है यानी बहुत बड़ा है।
सूरज, चांद और तारों की गति के बिना ये पता लगा पाना मुश्किल है कि पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। तो समुद्र में ये पता लगा पाना बड़ा कठिन है कि पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। ये सूर्य, चांद या तारे के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जावा यानी इंडोनेशिया पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे। वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद वो दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर चीन पहुंचा भाई। तो इस प्रकार से बड़ी मुश्किल यात्रा जो है उस दौर में हुआ करती थी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक शब्द दिया गया है हमारे पास, स्वान तसांग जो है वो भूमार्ग से यानी ज़मीन के मार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। अब ये जो है ना उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर के चीन लौटा था। तो इसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ, 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ इकट्ठा की थी और 20 घोड़ों पर लाद कर जो है इन्हें जो है चीन ले गया था। पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी को पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। तो भाई ये काफ़ी सारी पांडुलिपियाँ ले गया था, लेकिन 50 पांडुलिपियाँ जो है वो खो गई थी, सिंधु नदी को पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो जब वो भारत से वापस लौटा तो संस्कृत से इनका अनुवाद जो है वो चीनी भाषा में इसने किया। नालंदा बिहार के अंतर्गत बौद्ध धर्म का एक बहुत प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसे हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं। किसको कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान? तो नालंदा को कहा जाता है। स्वान तसांग अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं, बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं, मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिनका सबको जो है सबको मानने पड़ते हैं, पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं जिससे युवा वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएँ दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7 या 8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार से नालंदा का वर्णन किया है स्वान तसांग यानी वेनसांग ने। आगे चलेंगे अगर तो एक पॉइंट आया है हमारे पास यहाँ पर, भक्ति की शुरुआत। इसी समय पर देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की ये पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। भक्ति उस समय की काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवता या देवी के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पद सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो। इसके अलावा भक्ति की मार्ग की चर्चा हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत जो है उसका ही एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उसकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है। भक्ति मार्ग के लोग आडंबर के साथ पूजा करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग को अपनाने वाले अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो उसी रूप में दर्शन वगैरह मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक मूर्ति हमें दिखाई गई है। ये मूर्ति के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि वाराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति। देखो भाई, विष्णु भगवान का वाराह अवतार की ये जो मूर्ति है ये हमको एरण मध्य प्रदेश से मिली है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इस मूर्ति के अंतर्गत पृथ्वी को जो है किसके रूप में दर्शाया गया है? एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो भक्ति शब्द का यहाँ पर मतलब दिया गया है। अब थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या होता है भक्ति। भक्ति जो है वो बेसिकली भज धातु से बना है। ये याद रखना है आपको कि भक्ति भज धातु से बना है और उसका मतलब होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ है कि जो अपने ऐश्वर्य या सुख
को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। तो ये भक्ति के बारे में यहाँ पर दिया गया है। एक भक्त के द्वारा लिखी गई कविता। तो अधिकांश भक्ति साहित्य में हमें यही बताते हैं कि धन ऐश्वर्य ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर की आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार के द्वारा, किसके द्वारा? शिव भक्त अप्पार के द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का ये एक अंश है। अप्पार एक विल्लाल था। अब आप मेरे को बताओगे कमेंट में कि ये विल्लाल क्या होता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था भाई, संगम साहित्य में विल्लाल के बारे में पढ़ाया था आपको कि विल्लाल शब्द नोट करना, इसका वर्णन हमको संगम साहित्य में मिलता है। तो ये आप मेरे को बताओगे कि विल्लाल क्या होता है। कविता क्या है कि नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोरकर अपनी आजीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। तो जो है यहाँ पर कवि ने भगवान शिव के भक्तों के बारे में वर्णन किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहते थे। मंदिरों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 12 में डिटेल में, ठीक है। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। हिंदू एक शब्द है, देखो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। देखो भाई, सिंधु से निकला है हिंदू शब्द, और ये शब्द जो है अरब और ईरानी द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो सिंधु के पूरब में रहते थे। तो सिंधु के पूरब में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। और ये शब्द जो है अरब और यूनानियों के द्वारा प्रयोग किया गया। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयोग होता था। इसके अलावा अन्यत्र जो है करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ये आपको एक अलग पॉइंट दिया गया है। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने, उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है, मतलब बाइबल का एक अंश यहाँ पर दिया गया है कि धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। इस प्रकार से एक अंश यहाँ पर दिया गया है। ईसा मसीह के उपदेश को साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए थे। तो भारत में भी धीरे धीरे ईसाई धर्म के प्रचारक पश्चिम एशिया के तटों से प्रवेश करते हैं और ये भारत में जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ आपको एक बिंदु नोट करना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर। वो बिंदु क्या है कि भाई केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। याद रखना है कि केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहते हैं और दुनिया के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं केरल के ईसाई। ये आपको नोट कर लेना है ज़रूर। यहाँ ये चैप्टर होता है ख़त्म। इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ और चीज़ें दी गई हैं, जैसे महत्वपूर्ण तिथियाँ। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले चीन में हुई थी। चोल चेर पांड्या लगभग 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क जो है लगभग 1900 साल पहले। फासियन का भारत आगमन लगभग 1600 साल पहले। स्वयं तसांग की भारत यात्रा, अपार की शिव रचना की स्तुति लगभग 1400 साल पहले। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। आगे आ जाते हैं तो हमारे पास एक 11 चैप्टर आता है जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ये चैप्टर नंबर 11 है। देखते हैं नए साम्राज्य और राज्य क्या है। यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना आवश्यक है। तो अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। ठीक है भाई, ये अरविंद है, ये नाटक की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। उसने सोचा था कि वो शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा।
एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह अरविंद सोचने लगा। तो भाई यहाँ जिस संगीतज्ञ राजा की बात हो रही है वो दरअसल गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की बात की जा रही है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी जो है हमें एक लंबे अभिलेख से मिलती है जिसको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। तो गुप्त राजा समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमको एक अभिलेख से मिलती है जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था, इससे ही पता चलता है। करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। तो ये जो कविता है ये 1700 साल पहले लिखी गई थी और इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। एक विशेष किस्म का अभिलेख है ये, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। तो प्रशस्ति का यहाँ पर तात्पर्य है प्रशंसा से। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे हमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा कि एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। भाई हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति में यहाँ पर समुद्रगुप्त की जो है वो भरपूर प्रशंसा कर रहा है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, वैसे ही एक वाक्य का अंश जो है यहाँ पर दिया गया है। तो योद्धा समुद्रगुप्त जो है वो जिनके शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुलाड़ियों, तीर, भालों, बर्छों, तलवार, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों, अन्य सैकड़ों हथियारों के लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता था। तो ये योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है। ठीक है। यहाँ हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी शासक था। तो संगीत के बारे में जानकारी हमको कैसे मिलती है? ये हमको समुद्रगुप्त का बीणा बजाते हुए सिक्का प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ हमें एक मानचित्र दिखाया गया है जिसमें हमें अलग अलग कलर से कुछ स्थान दिखाए गए हैं। इनको जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है ये, तो सबसे पहले देख लेते हैं। नीचे मानचित्र में हमको हरिशेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। तो समुद्रगुप्त के समय आसपास के जो राजा हैं उनको 4 अलग अलग वर्णों के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे हरे रंग का जो क्षेत्र है वो आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में मिला दिया था। तो समुद्रगुप्त के शासन में अगर आप ये ग्रीन कलर का हिस्सा देखोगे तो इसे आर्यावर्त कहा जाता था और आर्यावर्त में 9 राजा थे। इन 9 राजाओं को हरा करके समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र को अपने शासन में शामिल कर दिया था। एक तो ये हिस्सा है भाई। दूसरा हिस्सा कौन सा? इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ राजधानियों को दिखाने के लिए लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब के हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और समुद्रगुप्त ने उन्हें शासन फिर से करने की अनुमति दे दी। बेसिकली जो है यहाँ जो पॉइंट दिए गए हैं ये दक्षिणापथ के राजाओं के बारे में दिए गए हैं। दक्षिणापथ के अंतर्गत जो राजा थे वो समुद्रगुप्त से जो है युद्ध में हार जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। बाद में समुद्रगुप्त उनको उनका क्षेत्र वापस लौटा देता है और शासन करने की अनुमति दे देता है। पड़ोसी देश या आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो यहाँ पर भाई जो ये बैगनी रंग का क्षेत्र दिखाया गया है ये वो क्षेत्र था जो समुद्रगुप्त के लिए उपहार वगैरह लाता था, उनकी आज्ञाओं का पालन वगैरह करता था। इसके अलावा बाह्य इलाके में नीले रंग से भरा गया है। ये कुषाण और शक वंश के शासक थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। तो भाई ये अन्य कुछ जो है शक और कुषाण शासक थे, इन्होंने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी जो श्रीलंका और पश्चिमी भागों में आपको देखने को मिल रहा है, और अपनी पुत्री का विवाह जो है वो समुद्रगुप्त से करवाया। तो इस प्रकार से वर्णन जो है मिलता है 4 प्रकार के वर्णों का जिसको राजा हरिशेन ने वर्णित किया है। इसके अलावा अगर हम आगे आएंगे तो वंशावलियाँ। अब समुद्रगुप्त के जो पूर्वज हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के परपितामह यानी परदादा दादा
पिता और माता के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है हमको प्रयाग प्रशस्ति से। समुद्रगुप्त की माँ का नाम कुमार देवी था और वो लिच्छवी गण की थी। भाई ध्यान रखना, समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था और कुमार देवी जो है वो लिच्छवी गण की थी। लिच्छवी गण की राजकुमारी थी जो है कुमार देवी। और पिता का नाम चंद्रगुप्त था। ये गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त जो है उनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है और इन्होंने महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की थी। उनके दादा परदादा महाराजा के रूप में उल्लेखित हैं। जैसे सबसे पहले गुप्त वंश में सबसे पहला राजा हुआ श्रीगुप्त, महाराजा की उपाधि धारण करता है। इसके बाद राजा हुआ घटोत्कच गुप्त, ये भी महाराजा की उपाधि धारण करता है। इसके बाद शासक हुआ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक श्रीगुप्त हो गया, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हो गया। फिर शासक बना समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद शासक हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत से शकों का अंत कर दिया था, इसलिए इसने सकारी की उपाधि धारण की थी। ये सब गुप्त वंश का वर्णन है, हम लोग पढ़ते रहेंगे गुप्त वंश के अंतर्गत इसको। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके पूर्वजों के उनके बाद के शासकों जैसे बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली की जानकारी मिलती है। अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है। पश्चिम भारत में उन्होंने शकों को परास्त किया था, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, है ना। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बेसिकली नवरत्न थे। इतिहास में सबसे पहले नवरत्न जो है वो भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही देखने को मिलते हैं। बाद में अकबर के दरबार में भी नवरत्न मंडली हुआ करती थी, आप लोग जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में कालिदास थे, आर्यभट्ट थे। कालिदास महान साहित्यकार हुए, आर्यभट्ट महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हुए, ये आप जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है हर्षवर्धन और हर्षचरित्र को लेकर के। हर्षवर्धन देखो मध्य भारत में एक महत्वपूर्ण शासक हुए, हम सभी लोग जानते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। तो हर्षवर्धन के बारे में हमें जो है काफ़ी सारे स्रोतों से पता चलता है। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने एक रचना लिखी है हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र से भी हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा चीनी यात्री वेनसांग भी इस समय पर जो है वो भारत आया था, तो उसने भी हर्ष के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, यहाँ का विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। अब ये पूरी कहानी आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, बाकी तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें और भी है, बट यहाँ पर इस राजवंश से आप इतना ही समझ लो फिलहाल जो है कि हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। क्योंकि आपको जब वर्धन वंश पढ़ने को मिलेगा ना, तो वहाँ पे प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन और ये सारे नाम देखने को मिलेंगे। तो है क्या दरअसल कि हर्षवर्धन जो है वो अपने भाई की हत्या के बाद शासक बने थे। हर्षवर्धन जो है वो पहले शासक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली अगर हम आगे देखेंगे तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था और उन्होंने बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मगध और बंगाल को जीतकर उन्हें पूरब में जितनी सफलता मिली उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। उन्होंने मतलब मगध और बंगाल को भी जीता था। इसके अलावा उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। देखो हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। कन्नौज पड़ता है यूपी में और यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है, और दक्षिण भारत में चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। तो हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय पर अभियान चलाया, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ। इसमें हर्षवर्धन की हार हुई, पुलकेशिन द्वितीय जीत गया। इसकी जानकारी यहाँ नर्मदा के किनारे एक अभिलेख लगा है, ऐहोल अभिलेख, उससे मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। भाई पुलकेशिन द्वितीय भी एक महत्वपूर्ण राजा हुआ, उसके बारे में भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। पल्लव वंश दक्षिण भारत में था, चालुक्य वंश दक्षिण भारत में था। ये इंपॉर्टेंट राजवंश हैं दक्षिण भारत के। पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी। इसके अलावा उनका जो राज्य था वो कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये धार्मिक केंद्र भी बन गया।
पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते रहते थे, इनके बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा हुए। उनके बारे में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति, ये याद रखना है भाई, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य जो है वो मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें यहाँ पर, तो रवि कीर्ति के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उन्होंने मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व और पश्चिम समुद्र तटीय इलाकों पर अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। मैंने कहा ना हर्षवर्धन को युद्ध में हरा दिया था, तो हर्ष का मतलब होता है आनंद, और रवि कीर्ति ने कहा था कि इस हार के बाद हर्ष का हर्ष नहीं रहा, यानी राजा हर्षवर्धन को जब हरा दिया था तो उनका हर्ष नहीं रहा। ये पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि रवि कीर्ति कह रहा है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। तो एक शक्तिशाली राजा हुआ भाई पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों की विजय जो है वो अल्पकालीन थी, लड़ाई में दोनों वंश जो है वो दुर्बल हुए। पल्लव और चालुक्य अपने आप पे कमज़ोर होते रहे और अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंश ने जो है इनके राज्यों को समाप्त कर दिया। तो पल्लव और चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट और चोल वंश का प्रभाव जो है वो हमको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि ये सारे राज्य हैं, जैसे हमने चोल की बात की, जैसे यहाँ पे पल्लव की बात की, जैसे हमने कुषाणों के बारे में देखा, जैसा हर्षवर्धन के बारे में देख रहे हैं। तो इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, इन राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई थी, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमको यहाँ पर समझना है। अगर यहाँ पर मेन बातों को समझा जाए तो प्रशासन की इकाइयों से संबंधित शब्द दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बनाए गए, यानी बेटे अपने पिता का पद पाते थे, और जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो हरिसेन जो थे वो कवि भी थे और महादंडनायक के पद पर भी थे। और होता क्या था कि जो राजकीय अधिकारी होते थे उनको अपने पिता के राजकीय अधिकारियों के पुत्रों को ही उनका जो है स्थान दे दिया जाता था, यानी वंशागत ये पद हो गए थे। महादंडनायक के पद पर अभी कवि हरिसेन यहाँ पर कार्य कर रहे थे, तो वो उनको अपने पिता से ये पद मिला था। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन जो है वो महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारात्य यानी एक महत्वपूर्ण मंत्री भी था, संधि विग्रहक यानी युद्ध में शांति वगैरह करवाने वाला भी था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था, जैसे नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक यानी मुख्य शिल्पकार, कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ध्यान रखना है कि प्रशासन के अंतर्गत जो है ये भी कुछ महत्वपूर्ण पद थे, तो इन पदों के बारे में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा का मतलब व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक का मतलब मुख्य शिल्पकार, कायस्थों यानी लिपिकों का प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ नीतियाँ इस हद तक प्रभावशाली होती थी कि समय के साथ साथ जो है कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। इसके अलावा यहाँ पर हमको एक पॉइंट दिया गया है, एक प्रकार की सेना। तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे। यहाँ पर सामंतों की बात हो रही है भाई। सामंत किसको कहते हैं उसे यहाँ पर समझेंगे। तो जो कुछ राजा होते थे वो पुराने राजाओं की तरह अभी भी एक सुसंगठित सेना रखते थे। जैसे इनकी सेना में हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे और इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे।
ये आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि भूमि दी जाती थी और इस भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे इनको आय वगैरह होती थी, जिससे ये बड़ी सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ साथ वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे और इस तरह के व्यक्तियों को सामंत कहा जाता था भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सामंत किसको कहा जाता था। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो अक्सर हम इतिहास में देखेंगे कि जिन्हें सामंत बनाया जाता था वो देखते थे कि राजा के कमज़ोर होने पर खुद को राजा घोषित कर देते थे। इस प्रकार का भी वर्णन हमको देखने को मिलेगा। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, ये एक पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं इसमें क्या है। तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है, जैसे ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जो है उसको सभा कहा जाता था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। तो जहाँ ब्राह्मण भूस्वामी थे वहाँ तो सभा बनाई गई थी, एक संगठन बनाया गया जिसे सभा कहते थे। जहाँ ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे वहाँ उर नामक एक ग्राम सभा जो है वो बनाई गई थी। नगरम व्यापारियों का संगठन था भाई। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों का, व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक जो है वो काम करती रही थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है उस जमाने के आम लोग। तो जनसाधारण के जीवन की झलक हमको नाटक वगैरह से मिलती है। कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटक जो है यहाँ पे कालिदास ने लिखे हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग और महिलाएं जो हैं इनको प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो यानी जो थोड़ा सा प्रबुद्ध लोग होते थे या जिनको उस दौर का एक आर्थिक रूप से मजबूत या समाज का उच्च तबका माना जाता था, वो संस्कृत बोलते थे। बाकी अन्य लोगों को जो है वो प्राकृत वगैरह बोलते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है इसमें मोटे तौर पर। बाकी अगर हम इसके अंदर और चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर कालिदास का सबसे प्रमुख नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत दुष्यंत और राजा शकुंतला की प्रेम कहानी जो है वो दी गई है। इस नाटक के अंतर्गत एक गरीब मछुआरे का भी हमको यहाँ पर एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है इस नाटक के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमको जो है एक कहानी देखने को मिलती है कालिदास की रचनाओं। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली भाई। क्या है, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की। दुर्घटनावश उसे मछली निगल गई, मतलब उस अंगूठी को मछली निगल गई। और जब मछुआरा जो है इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुलिस अधिकारी को भी उससे बुरी तरह से पेश आया। राजा अंगूठी देखकर खुश हुआ और उसने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चले गए। देखो भाई, ऐसा तब भी होता था। यहाँ प्रश्न दिया गया है, अगर आज किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? अब ये आप बताओ भाई, किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये आपको बताना है भाई, ये आप कमेंट में बताओगे भाई। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो चीनी तीर्थयात्री फासियेन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। यानी फासियेन ने अछूत वर्ग जिनको माना जाता था उनके बारे में भी लिखा है। देखो भाई, उस दौर में इन वर्गों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, ये बात बड़ी स्पष्ट है। अगर इन लोगों को शहर या बाज़ार के भीतर आना होता था, ये लोग शहर या बाज़ार से बाहर रहते थे भाई, तो ये सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी पर चोट करते थे शहर के अंदर आने से पहले। ये आवाज़ सुन करके शहर के अंदर के लोग सतर्क हो जाते थे और छू जाने से या इन लोगों से किसी प्रकार के संपर्क में आने से खुद को बचाते थे। तो
ये एक जो है यहाँ पर अछूत प्रकार का ये भी हमको व्यवस्था देखने को मिलती है। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है भाई कि राजा जो है वो अभियान पर निकला और किस तरीके से जो है अभियान पर सामान ले जाए जाते थे, खाने पीने के सामान से लेकर के सभी प्रकार की वस्तुएं जिनकी रास्ते में आवश्यकता पड़ने वाली है, ये सभी चीज़ें जो है इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे कोई इतना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। इसके अलावा यहाँ दिया गया है मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब। अब यह अन्यत्र जो बिंदु है ना, अरब यातायात का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले के होते थे। ये मुख्यतः ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता था, यानी ऊँटों पर ये लोग आया करते थे। इसके अलावा यहाँ एक पॉइंट दिया गया, लगभग 1400 साल पहले पैगम मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। लगभग 1400 साल पहले इस्लाम धर्म की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब ने की। इस्लाम ईसाई धर्म की तरह जो है अल्लाह को सर्वोपरि माना जाता है। इसमें उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। तो यहाँ पर ये अंश दिया गया जिसमें बताया गया है कि स्त्री पुरुष या विश्वास रखने वाले, दान देने वाले लोगों को, ऐसे लोग जो अल्लाह को हमेशा याद करते हैं, अल्लाह इन सब को क्षमा करेगा और इनके लिए पुरस्कार रखा गया है। धीरे धीरे ये धर्म जो है वो अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में भी फैल गया। ये भी हमको जो है अरबों की देन है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ तिथियाँ हैं कि गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले, हर्षवर्धन का शासनकाल 1400 साल पहले। यहाँ पर ये चैप्टर भी होता है हमारे पास कंप्लीट। और ये आया हमारे पास इसका अंतिम चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर है क्लास 6 की NCERT का। इसे देख लेते हैं ये चैप्टर क्या कह रहा है। भाई आपके यहाँ पर जो है आपको एक लौह का स्तंभ दिख रहा होगा। ये दिल्ली में जो है कुतुब मीनार के पास है। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगवाया था। इसको मेहरौली का लौह स्तंभ कहते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है और लगभग 1500 साल पहले का बना हुआ है। इस पर चंद्र नाम जो है उसका जिक्र मिलता है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको लगवाया था। इतने सालों से इस लोहे के स्तंभ पर कहीं भी जंग लगने के प्रमाण नहीं मिले हैं भाई। तो ये अद्भुत रसायन कला का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों की इमारतें, तो शिल्पकारों के कुशलता के नमूने स्तूप जैसी इमारतों में देखने को मिलते हैं। भाई स्तूप क्या होता है? तो स्तूप का मतलब होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, बड़े या छोटे, अलग अलग आकार के होते हैं। प्रायः स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध और उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, भाई स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डब्बा रखा होता है जिसमें बुद्ध और उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे होते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं भाई, ये ध्यान रखना है। स्तूप के अंतर्गत जो ये इस प्रकार की वस्तुएं रखी जाती है इनको धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो भाई ये आपको ध्यान रखना है कि स्तूप जो है वो एक टीला होता था और स्तूप के अंदर एक डब्बे में जो है बुद्ध या उनके अनुयायियों के कुछ अवशेष रखे होते हैं। अब ये अवशेष कैसे अवशेष? तो जैसा आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ जो है दांत, हड्डी या उनका राख वगैरह जो है वो रखे जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे स्तूप वगैरह। धीरे धीरे ये ईंट और गुंबदनुमा आकृति के जो है वो बनाए गए। यहाँ एक पॉइंट दिया गया है भाई, प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा का पथ कहते हैं। तो प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने वाला पथ क्या कहलाता है? प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। ये आपको नोट कर लेना है। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहा जाता है।
तो रेलिंग से घेरा जाता है इस रास्ते को, यानी परिक्रमा करने वाले रास्ते को, और इसको वेदिका कहा जाता है भाई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला, अच्छा वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं, रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। अब अमरावती को ढूंढो भाई। अब अमरावती के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या विशेषता है यहाँ पर। अमरावती, यहाँ का भी भव्य स्तूप हुआ करता था भाई। लगभग 2000 साल पहले स्तूप सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इनमें विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती है। मंदिरों का एक भाग गर्भगृह होता है। गर्भगृह उसे कहते हैं जहाँ मूर्ति रखी होती है भाई मंदिर में। पुरोहित इसी भाग में अनुष्ठान करते हैं भाई। गर्भगृह को एक पवित्र स्थान माना जाता है। अब यहाँ भीतर गांव जैसे मंदिर जो है हमारे पास मंदिरों में, उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है, जिसे शिखर कहते हैं। तो भीतर गांव में एक मंदिर है जो शिखर मंदिर है, उसका भी हमारे पास भीतरगांव उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ चित्र भी दिया गया है भाई। ये देखोगे आप तो ये भीतरगांव उत्तर प्रदेश का मंदिर है। ये ऊपर शिखर जो है वो बनाया गया है इस मंदिर के अंदर। जहाँ अंदर मूर्ति रखते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए भाई। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो ये सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी सांची के स्तूप के बारे में। तो सांची का स्तूप का निर्माण जो है कई सौ सालों तक चला। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने से हुआ। रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में बने। ये अमरावती से मिली जो है एक शिल्पाकृति है भाई, ये भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मैंने बताया ये उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है जिसमें शिखर बनाया गया है। ये ऊपर शिखर कहलाता है भाई। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे तो पक्की ईंटों से इसको बनाया गया है। दाएं में महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर दिखाए गए। अब भाई ये देखो, ये महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर हैं। ये एकाश्मिक मंदिर अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। इन एकाश्मिक मंदिरों को हम मोनोलिथ कहते हैं। इनको हम मोनोलिथ कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई। एकाश्मिक, एक आश्मिक का मतलब होता है बेजोड़ इमारत, एक पत्थर से बनाई गई। दरअसल इन मंदिरों में कहीं जो है आपको जो है जोड़ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इन्हें पहाड़ियों को काटकर, चट्टानों को काटकर तराशा गया है भाई। ये जोड़ करके नहीं बनाए गए हैं, बल्कि एक चट्टान को काटकर तराशे गए हैं। ऐसे मंदिर कहलाते हैं एकाश्मिक मंदिर। और ये मंदिर हमको महाबलीपुरम में देखने को मिले हैं भाई, इसका ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें एक दिखाया गया है। ये ऐहोल का दुर्गा मंदिर है भाई। ऐहोल का दुर्गा मंदिर है और इस मंदिर को लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। मंदिर, अधिकतर मंदिरों में एक जगह होती है मंडप। मंडप वो स्थान होता है जो सभागार होता है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। तो मंदिर में मंडप किसको कहते हैं? जो सभागार। तीन चीज़ें आपको अभी तक बताई गई। गर्भगृह जहाँ मूर्ति रखी जाती है, शिखर मंदिर के ऊपर होता है, मंडप क्या होता है? मंडप वो जगह होती है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थर के बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं भाई। यहाँ जो है कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिखाए गए हैं वो ये मंदिर वगैरह इसकी बात कर रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे भाई। अब स्तूप और मंदिरों को बनाने की कई अवस्थाएं हैं। इसके लिए बहुत धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा रानी या इन्हें बनाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना, शिलाखंड खोजना, ये सब था। इसके बाद इनको तराशना वगैरह, ये सारे काफ़ी मुश्किल तौर पर जो है स्तूप और मंदिरों का निर्माण किया जाता था। अब जो है यहाँ पर उड़ीसा का जैन मठ दिखाया गया है भाई। ये एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिला इमारत के रूप में बनाया गया है। कमरों और प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो भाई। ये देखो, आप इसमें देख सकते हो, देख रहे हो आप, इसको एक चट्टान से बनाया गया। आप देखोगे तो उड़ीसा का जैन मठ है भाई, ये भी आपको याद रखना है। ये 2 मंजिला इमारत है। इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र मिला है इस प्रकार का, ये यहाँ पर दिया गया है।
इन शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी देते थे। भाई देखो, ये शानदार अद्भुत कला तो है, आज के समय जो है कोई बोलेगा इस प्रकार से बनाने का तो नहीं बना पाएंगे भाई, इस आधुनिक युग में भी। देखो चट्टान को काट करके किस अनोखे तरीके से यहाँ पर कमरों के कक्ष वगैरह भी बनाए गए हैं। ये देखोगे आप, कॉलम वगैरह भी बड़े सुंदर तरीके से बनाए गए हैं, स्तंभ। इसके अलावा इसके अतिरिक्त स्तूप मंदिरों में जो भक्त उपहार लाते थे, इमारतों की सजावट की जाती थी, जैसे हाथी का दांत हो गया, काम करने वाले श्रमिकों के संग सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, तोरण को बनाने का खर्च दिया गया। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा इनकी सजावट के लिए पैसे व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम इन खंभों और रेलिंग दीवारों पर खुदे हैं भाई। तो जिन्होंने सजावट में जो है योगदान दिया, उनके नाम इन मंदिरों के रेलिंग और खंभों पर खुदा गया है। इसलिए जब तुम इस स्थान को देखने जाओगे तो याद रखना कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया। तो ये ध्यान रखना अगर जीवन में कभी इन जगह जाने का मौका मिला या आप गए होंगे तो। यहाँ पर जो है अजंता की गुफा के चित्र दिखाए गए हैं। अब अजंता या एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, तो इस प्रकार के चित्र भाई वहाँ पर बनाए गए हैं। अजंता को ढूंढो महाराष्ट्र के अंतर्गत है भाई। ये वो जगह है जहाँ पहाड़ों के सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए बिहार थे। बिहार मैंने आपको पीछे पढ़ाया क्या होता था, बिहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था भाई। जैसे संघ होते थे वैसे ही बिहार वगैरह भी बनाए गए थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र जो है वो मसाल की रोशनी में बनाए गए हैं और 1500 साल से ये चित्र चमकदार हैं भाई। देखो बड़े सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए। ये जो रंग का प्रयोग किया गया ये पौधों से और खनिजों से बनाया गया है। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है, यानी किसने बनाया ये पता नहीं, पर बनाए बड़े सुंदर तरीके से हैं। अब यहाँ आती है पुस्तकों की दुनिया भाई, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है पुस्तकों की दुनिया वाला। काफ़ी सारे महाकाव्यों की रचना इस दौर में हुई। स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ, देवताओं से जुड़ी हुई बहुत सारे। जैसे पहली रचना शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम लिखने वाले रचनाकार इलांगो। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता है। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। भाई देखो, वो अपनी पत्नी की उपेक्षा करके एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। वो सारी चीज़ें बात की हैं। पहले ये याद रखना कि शिल्पादिकारम किसने लिखी है, इलांगो ने लिखी है। तो अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वो नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए, जहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। अब बताओ भाई, वो सब छोड़ करके जो है मदुरै चले गए और वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने इन पर जो है चोरी का आरोप लगा दिया। राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, वो इस अन्याय और दुख के कारण रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। भाई देखो, इस प्रकार से आपको जो है ये एक इम्पोर्टेंट रचना हो जाती है। याद रखना भाई इसके बारे में क्या कहानी है यहाँ पे। तो शिल्पादिकारम से लिया गया एक वर्णन। तो भाई इसमें यहाँ कवि ने कनगी के दुख का इस तरीके से वर्णन किया है। अब यहाँ पर ना मतलब उसका दुख जो है, उसके पति को मृत्यु दंड मिलने के बाद उसका किस प्रकार से उसने अपना दुख व्यक्त किया, तो वो लिखा गया है। ये आपको अगर इंटरेस्टिंग लगे तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का हमारे लिए नहीं है। दूसरा तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई। मणिमेखलाई जो है ये 1400 साल पहले लिखा गया था और इसे सत्नार ने लिखा था। तो शिल्पादिकारम इलांगो ने लिखा है और मणिमेखलाई जो है वो सत्नार के द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास के बारे में हम संस्कृत के अंतर्गत हमने पढ़ा भी पीछे जो है। कालिदास की रचना है मेघदूतम। मेघदूतम से जो है एक उपहार लिया गया। एक जो प्रेमी जोड़ा है वो अलग अलग हो गया है, एक विरही प्रेमी जोड़ा है, तो वो बरसात में बादल पर लिख करके अपना संदेश भेज रहा है। ये कालिदास ने लिखा है। संदेश पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे
हाथियों की सांस में बसी, जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ये आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ बहुत पहले से प्रचलित थी और इसी काल में लिखी गई। जैसे पुराण हो गया। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं पुराणों में, है ना। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है भाई। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजाओं के बारे में भी ये लिखे जाते थे। संस्कृत के सरल श्लोकों के रूप में पुराण वगैरह लिखे जाते थे। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी जो है वो मंदिरों में किया करते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य रामायण और महाभारत लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। अब रामायण और महाभारत जो है इनकी रचना एक ही व्यक्ति के द्वारा की गई और वो है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास के द्वारा संकलित किए गए। महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता भी है जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा भी था। तो रामायण की कहानी के बारे में, राजकुमार राम के बारे में, जो कौशल के राजा हैं, उनके पिता ने उनको वनवास दे दिया। उनकी पत्नी सीता को लंका के रावण ने अपहरण करके ले गया। सीता को वापस प्राप्त करने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी और वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। तो महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, लिखित रूप में दिया गया, जिसके बाद मतलब पुरानी कहानी है लेकिन लिखित रूप इसको बाद में दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं भाई। तो यहाँ पर तक आपको रामायण वगैरह के बारे में भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, तो आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों का खेल वेल करते थे। इनमें से कुछ इस समय आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर दिए गए। भाई पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। इसमें जो है आम लोगों के जीवन के बारे में कहानियाँ वगैरह मिलती हैं। इसके अलावा एक बंदर की कहानी। अब ये जो है ना, एक बार राजा नहा रहा था। इस कहानी का सार बता देता हूँ। एक नदी में नहा रहा था। उस नदी में बहता हुआ एक आम आया। आम राजा ने खाया तो उसको काफ़ी मीठा लगा वो। तो अपने सारे व्यापारियों को, अपने सारे दरबारियों को कहा कि चलो पता करो कि ये आम का पेड़ कहाँ है। सब राजा को लेकर के गए हिमालय, जहाँ से वो आम टूट करके आया था बह करके। तो राजा ने देखा कि वहाँ पहुँचकर कि बंदर भी जो है वो आम तोड़ कर खा रहे हैं। अब राजा जो है इससे क्रोधित हो गया कि बंदर आम तोड़ कर खा रहे हैं। अब राजा ने जो है बंदरों को मारने का आदेश दे दिया। तो बंदरों का जो राजा था उसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए टहनियों को तोड़कर एक पुल बनाया। अब वो पुल को तब तक पकड़ करके रखता है जब तक सारे बंदर उस नदी को पार करके दूसरी छोर पर नहीं चले जाते। इसी दौरान जो है बंदरों का जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने ये सब देखा और राजा को दुख हुआ, उसकी मृत्यु पर शोक हुआ। राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। इस प्रकार से यहाँ पर कहानी दी गई है। इसके अलावा विज्ञान की पुस्तकें। गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ये आप लोग जानते होंगे। आर्यभट्ट ने देखो लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। यानी सभी वैज्ञानिक बातें आर्यभट्ट ने भाई काफ़ी पहले लिख दी थी। वो एक बहुत महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री थे। ऐसा आप जानते हैं कि पृथ्वी की धुरी पर घूमने के कारण जो है दिन और रात होती हैं। जबकि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली। लगभग जो है आज उतनी ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी भाई। ये तो आपको पता ही होगा कि शून्य किसने खोजा था। आर्यभट्ट ने खोजा था भाई, सूर्य को देख करके। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शून्य आर्यभट्ट के द्वारा खोजी गया था, जिसको धीरे धीरे दुनिया ने अपनाया भाई। इसके अलावा अन्यत्र यहाँ एक बिंदु दिया गया है। तो कागज़ हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। किताबें हम पढ़ते हैं, वे कागज़ पर छपी होती हैं। इस तरह लिखने के लिए हम कागज़ का उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था भाई ये भी याद रखना भाई। काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों की रस्सियाँ, पेड़ की छालों पीट कर लुगदी बनाई। उसे पानी में भिगो दिया, लुगदी को दबाकर पानी में निचोड़ा, तब एक सूखा कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इसी विधि को अपनाया जाता है भाई। बताओ, कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया और 1400 साल। मतलब देखो एक चीज़ तो है, चीन में जिस भी चीज़ का आविष्कार हुआ ना, इन्होंने
सब कुछ छुपा करके रखा भाई दुनिया से। चाहे वो रेशम का उत्पादन हो, रेशम से कपड़े कैसे बनाते हैं ये भी छुपा करके रखा है इन्होंने। कागज़ बनाना इन्होंने सीख लिया था पर दुनिया से, ये क्या बात हुई, हमें आ गया, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि चीन में वो लोग शायद ये चाहते थे कि इन चीज़ों पर उनका एकाधिकार बना रहे, इसलिए उन्होंने दुनिया को ये सारी चीज़ें नहीं बताई। इसके बाद ही यह जापान तक फैल गई ये तकनीक धीरे धीरे। फिर 1800 साल पहले बगदाद पहुंची, यूरोप, अफ्रीका, अन्य देशों में फैली। इस महाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। अब आगे यहाँ होता है चैप्टर कंप्लीट। स्तूप का निर्माण 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। ये हुई हमारे पास क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तिथियों पर नज़र, आप चाहें तो एक बार इस पुस्तक की सभी महत्वपूर्ण तिथियों को यहाँ देख सकते हैं। जैसे फटाफट से पुरापाषाण युग के लिए तिथियाँ लाखों वर्षों पहले के रूप में लिखी गई है। मेहरगढ़ में कृषि पशुपालन की शुरुआत 6000 ईसा पूर्व, हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच, महाजनपद गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास, उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व, पश्चिमोत्तर निकट में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना 321 ईसा पूर्व, अशोक का शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व, संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, कनिष्क का शासनकाल 78 से 100 ईस्वी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी, बल्लवी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन 512 से 521 ईस्वी, हर्षवर्धन का शासनकाल 600 से 664 ईस्वी। इसके अलावा चीनी यात्री स्वेन त्सांग का भारत आगमन 630 से 643, पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल 609 से 642। ये सब हमने इसके अंतर्गत पढ़ा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ हम नेक्स्ट ईयर क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम पांडुलिपि, अभिलेख, इमारतों, थोड़ा डिटेल में और चीज़ों को पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों का। ये हमारे पास हमारे देश का सुंदर सा नक्शा, और इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है बुक। ये आ गया आपके पास लास्ट नोट वाले पेज। तो नोट आपको एक ही ध्यान रखना है कि इनको अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको, और इस बुक को कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं लगाते हैं इस पर विराम। थैंक यू सो मच।